नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यह वीडियो में आप देखेंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में। तो चलिए पहला प्रश्न से चलते हैं। कौन कौन से प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान हो गया था? पहला प्रश्न है, कौन कौन से प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गया था? तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। ये तीनों प्रधानमंत्री जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, तो आंसर होगा राजीव गांधी। तो राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। आज तक के सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आज तक के सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका उम्र सबसे ज़्यादा था अब तक के प्रधानमंत्रियों में। तो मोरारजी देसाई को याद रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? ये कैबिनेट मंत्रियों में अब तक में जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो आंसर होगा जगजीवन राम। जगजीवन राम जो 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। छठा प्रश्न पर चलते हैं। भारत में संसद के कितने अंग हैं? कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई है? तो देखिए भारतीय संसद, इसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से हुआ है। वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 79 के तहत। देखिए अनुच्छेद 79 में है। चलिए 8वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 को याद रखेंगे। चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा से संबंधित वर्णन है, लोकसभा। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई है? तो देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्य से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और ये 12 सदस्य शिक्षा, खेल, संगीत इत्यादि क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। तो उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। अधिकतम सदस्य 250 रह सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु
कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष याद रखेंगे। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा अस्थाई सदन है या अस्थाई? तो देखिए यहाँ राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा अस्थाई सदन है। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन समझेंगे और लोकसभा अस्थाई सदन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि राज्यसभा अस्थाई सदन है या अस्थाई सदन? तो यहाँ आंसर होगा अस्थाई सदन। चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य को प्राप्त है? देखिए राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। तो चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? देखिए राज्यसभा पर का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है और जितना सदस्यों का चुनाव होता है उतने सदस्य रिटायर कर जाते हैं, पदमुक्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है और ये सदस्य 6 वर्षों तक के लिए चुने जाते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा सदन है जिस सदन का सभापति या अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो देखिए राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके सभापति या अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो राज्यसभा को याद रखेंगे। चलिए 18वां प्रश्न। धन विधेयक हमेशा पहले किस सभा में पेश किया जाता है? तो देखिए धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा याद रखेंगे। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। 19वां प्रश्न पर चलते हैं। जब धन विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता है तो वह धन विधेयक राज्यसभा में आता है। देखिए यहाँ धन विधेयक राज्यसभा में पारित होता है और वह धन विधेयक राज्यसभा में आता है तो उस धन विधेयक को कितने दिनों में राज्यसभा को पारित करना होता है? देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। जब यहाँ धन विधेयक पहले लोकसभा में पारित होता है तो वह धन विधेयक राज्यसभा में आता है, तो उस धन विधेयक को कितने दिनों में राज्यसभा को पारित करना होता है? तो आंसर होगा 14 दिनों में। तो यहाँ सुधार कर लेंगे। यहाँ देखिए राज्यसभा, यहाँ देखिए राज्यसभा न रह करके यहाँ लोकसभा लिखेंगे। लोकसभा, ये लोकसभा होगा, लोकसभा, तो लोकसभा लिख देंगे। तो जब धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो वह धन विधेयक राज्यसभा में आता है और उस धन विधेयक को कितने दिनों में राज्यसभा को पारित करना होता है? तो आंसर होगा 14 वर्ष। आंसर होगा 14 वर्ष, 14 दिन। गलत हो जाएगा, 14 वर्ष नहीं 14 दिन, 14 दिन में याद रखेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। अनुच्छेद 312 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा और किस किस नामों से जाना जाता है? देखिए लोकसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा लोकसभा को देखिए निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है और जनता का सदन भी कहा जाता है। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होता है, जिसमें 550 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और वो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर आते हैं वो कौन होते हैं? तो आंसर होगा देखिए एंग्लो इंडियन होगा। एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यह अनुच्छेद 85 में वर्णन है। अनुच्छेद 85 को याद रखेंगे। चलिए 25वां प्रश्न। यदि आपातकाल लगता है तो लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया
जाता है, तो आंसर होगा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष आपातकाल लागू होने पर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा का संचालन का कार्य किसका होता है? देखिए लोकसभा का संचालन का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष याद रखेंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कितने से कितने तक के अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन है? तो यहाँ देखिए लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 93 में और लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 97 में वर्णन। तो चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? तो आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? तो आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। 29वां प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी विधेयक या बिल पर बहुमत बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? देखिए यदि किसी विधेयक या बिल पर बहुमत कराया जाता है और बहुमत में निर्णायक मत दो बराबर हो जाने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार, आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। किसी भी चुनाव में अपने जमानत राशि को पुनः प्राप्त करने के लिए कितना मत प्राप्त करना होता है? देखिए जमानत राशि को बचाने के लिए कुल मत का 1/6 मत प्राप्त करना जरूरी होता है। तो चलिए 31वां प्रश्न पर चलते हैं। कितने दिनों तक यदि कोई व्यक्ति संसद में बिना कोई कारण बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है? तो यहाँ देखिए 60 दिनों तक यदि कोई व्यक्ति संसद को बिना बताए हुए अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। चलिए 32वां प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो आंसर होगा 31वें संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन को याद रखेंगे। 32वां प्रश्न पर चलते हैं। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो देखिए 1 वर्ष में संसद की बैठक कम से कम 2 बार होता है। एक शीतकालीन सत्र होता है और एक मानसून सत्र होता है, तो 2 बार याद रखेंगे। 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का बैठक होना अनिवार्य है। चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र कहाँ है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली, नई दिल्ली। तो चलिए 36वां प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर होगा चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। तो चलिए 37वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया गया है? तो आंसर होगा 8 बार। देखिए 8 बार। तो चलिए 38वां प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? देखिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आंसर होगा 40 सदस्य बिहार से चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य बिहार से चुने जाते हैं 16 सदस्यों को बिहार से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। 41वां प्रश्न पर चलते हैं। भारत के महान न्यायवादी कौन होते हैं? तो भारत के महान न्यायवादी देखिए विधि सलाहकार होते हैं। विधि सलाहकार याद रखेंगे, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार जिसको कह सकते हैं, भारत के महान न्यायवादी। तो चलिए भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। चलिए 43वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG,
देखिए भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा 148, अनुच्छेद 148 से 51 तक में भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का वर्णन किया गया है। चलिए 44वां प्रश्न पर चलते हैं। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148। चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। CAG के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 149। चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। CAG के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो देखिए CAG के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पद यदि कोई है तो वह CAG है, पद यदि है तो वह CAG है। तो चलिए 47वां प्रश्न पर चलते हैं। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आंसर होगा सार्वजनिक धन का संरक्षण करना। देखिए CAG का महत्वपूर्ण कार्य होता है सार्वजनिक धन का संरक्षण करना। चलिए 48वां प्रश्न पर चलते हैं। CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए 49वां प्रश्न पर चलते हैं। CAG शपथ किसके समक्ष लेते हैं? देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है और एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं डायरेक्ट उत्तर के साथ, बिना विकल्प का डायरेक्ट उत्तर होता है। तो चलिए देखते हैं CAG अपना त्याग पत्र किन्हें देते हैं? CAG भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति का। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट C जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित था। जल्द ही भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अगला सेट लेकर के आएंगे, अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।